नमस्कार। आज बात करते हैं उस एक कानून की जो हमारी पूरी डिजिटल लाइफ को कंट्रोल करता है। सुबह की पहली ईमेल से लेकर रात में की गई ऑनलाइन शॉपिंग तक, हर चीज को। यह है भारत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। कभी सोचा है, जब हम ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं, किसी डॉक्यूमेंट पर डिजिटल साइन करते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं, तो इन सब को चलाने वाले नियम और कानून क्या हैं? शायद ज्यादातर लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं होगा। तो चलिए आज इसी जरूरी कानून को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। और इसको समझने के लिए ना एक कहानी का सहारा लेते हैं। मिलिए आन्या से। आन्या की सुबह अरे बिल्कुल हम सबकी तरह ही फोन से शुरू होती है। ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, न्यूज़ देखना। आन्या की इस कहानी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि ये कानून असल में हमारी रोज की जिंदगी को कैसे छूता है। तो पहला सवाल, इस कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, बात है साल 2000 की। इंडिया में इंटरनेट और ईमेल का चलन तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन सारे सरकारी काम, बिजनेस डील्स, सब कुछ अब भी कागजों पर ही चल रहा था। तो एक बहुत बड़ी खाई थी डिजिटल और असल दुनिया के बीच। बस इसी गैप को भरने के लिए, डिजिटल चीजों को कानूनी मान्यता देने के लिए ये एक्ट लाया गया। कल्पना कीजिए, 2000 से पहले की दुनिया। सब कुछ कागज पर, हर चीज के लिए पेन से साइन करना जरूरी था। फिर आया आईटी एक्ट और इसने तो जैसे पूरा खेल ही बदल दिया। इसने कहा कि भाई अब से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यानी आपकी ईमेल, ऑनलाइन फॉर्म्स और डिजिटल सिग्नेचर्स, ये सब भी कानूनी तौर पर उतने ही पक्के माने जाएंगे जितना कोई कागज। और सही मायनों में यहीं से भारत में ई कॉमर्स की असली क्रांति शुरू हुई। अच्छा, तो अब वापस चलते हैं आन्या की कहानी पर। देखते हैं कि ये कानून उसकी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे काम आता है। तो आन्या कर रही है वर्क फ्रॉम होम और आज उसे एक बड़ा ही जरूरी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। प्रॉब्लम ये है कि क्लाइंट किसी दूसरे शहर में बैठा है, तो कॉन्ट्रैक्ट को तो ऑनलाइन ही साइन करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ऑनलाइन साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कानूनी तौर पर वैलिड होगा? क्या लगता है? जी हाँ, बिल्कुल होगा। आईटी एक्ट का चैप्टर 2 साफ साफ कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को पूरी कानूनी मान्यता है। और एक बात समझ लीजिए, ये सिर्फ आपके साइन की फोटो चिपकाना नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही सिक्योर टेक्निकल प्रोसेस है। ये पक्का करता है कि साइन करने वाला इंसान वही है जो वो कह रहा है, और साइन होने के बाद डॉक्यूमेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स में। सबसे पहले आन्या एक सर्टिफाइड अथॉरिटी से एक डिजिटल सर्टिफिकेट लेगी। स्टेप 2, वो अपनी प्राइवेट की का इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट साइन करेगी। ये प्राइवेट की एक सीक्रेट कोड की तरह है जो सिर्फ और सिर्फ आन्या के पास है। और आखिर में क्लाइंट आन्या की पब्लिक की यूज करके ये चेक कर लेगा कि हाँ, सिग्नेचर असली है। देखा कितना सेफ और सिक्योर है ये। और ये सिर्फ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात नहीं है। आईटी एक्ट का चैप्टर 3 ई गवर्नेंस को भी पावर देता है। इसी कानून की बदौलत आज हम सब घर बैठे सरकारी फॉर्म भर पाते हैं, अपना टैक्स चुकाते हैं, लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, और ये सब कुछ 100% कानूनी तौर पर वैलिड है। तो आन्या का काम तो बन गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, सब बढ़िया। लेकिन डिजिटल दुनिया का एक दूसरा स्याह पहलू भी है। तो चलिए अब आन्या की कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहां वो इंटरनेट के खतरों का सामना करती है। शाम होती है और आन्या के पास उसके एक दोस्त का फोन आता है, और जो वो बताता है वो सुनकर आन्या के होश उड़ जाते हैं। कोई सोशल मीडिया पर उसकी फोटो और नाम इस्तेमाल करके एक फर्जी प्रोफाइल चला रहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उस प्रोफाइल से लोगों को गलत सलत मैसेज भी भेज रहा है। आन्या एकदम घबरा जाती है। ये तो एक सीरियस साइबर क्राइम है। तो सवाल ये है कि आईटी एक्ट यहाँ आन्या की मदद कैसे करेगा? देखिए, इस एक्ट का चैप्टर 11 खास तौर पर साइबर क्राइम से ही डील करता है। आन्या का जो केस है वो आता है सेक्शन 66C के अंदर, जिसे कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी, और इसकी सजा 3 साल तक की जेल और जुर्माना। इसी तरह किसी की प्राइवेसी भंग करने के लिए सेक्शन 66E है, और साइबर टेररिज्म जैसे बेहद संगीन जुर्म के लिए तो सेक्शन 66F में उम्र कैद तक की सजा है। तो ये तो साफ है कि सजा तो है, लेकिन अगर कोई आन्या की तरह इसका शिकार हो जाए तो उसे करना क्या चाहिए? न्याय पाने के लिए उसके पास क्या रास्ते हैं? चलिए अब ये देखते हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इस धोखाधड़ी के बाद आन्या क्या कर सकती है? कानून उसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या अधिकार देता है? कानून यहाँ 2 तरह से मदद करता है। एक होता है सिविल मामला, जो आता है सेक्शन 43 में।
इसका मतलब है कि अगर आपके कंप्यूटर या डेटा को कोई नुकसान हुआ है तो आप हर्जाना यानी मुआवजा मांग सकते हैं। दूसरा है क्रिमिनल मामला, जैसे अन्या का केस, जो सेक्शन 66C में है। इसमें अपराधी को जेल और जुर्माना यानी सजा मिलती है। और अच्छी बात यह है कि अन्या दोनों तरह की कार्रवाई कर सकती है। तो न्याय पाने का रास्ता क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला काम पुलिस में FIR दर्ज कराना। मुआवजे के लिए वो IT एक्ट के चैप्टर 9 के तहत एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। और मान लीजिए अगर वो उस ऑफिसर के फैसले से खुश नहीं है तो उसके पास चैप्टर 10 के तहत अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने का भी पूरा हक है। तो अन्या की कहानी से हमें ये तो समझ आ गया कि IT एक्ट हमारी डिजिटल दुनिया को सिक्योर कैसे करता है, लेकिन ये कहानी एक और बहुत ज़रूरी बात की तरफ इशारा करती है, और वो है हमारी खुद की जिम्मेदारी। तो अगर हम इसे समेटें तो IT एक्ट 2000 सिर्फ एक कानून नहीं है, ये दो चीज़ें हैं। एक, ये हमारी ऑनलाइन दुनिया के लिए एक रूल बुक है जो बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। और दो, ये एक सुरक्षा कवच है, एक शील्ड जो हमें ऑनलाइन खतरों से बचाती है और इंसाफ का रास्ता भी दिखाती है। ये कानून हमें पावर देता है, इसमें कोई शक नहीं, हमें अधिकार देता है। लेकिन याद रखिए, हर अधिकार के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। एक दूसरे की प्राइवेसी की इज्जत करना, फेक न्यूज़ न फैलाना और इंटरनेट को एक बेहतर और सेफ जगह बनाने में मदद करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, हमारी डिजिटल सेफ्टी, क्या ये सिर्फ सरकार या कानून की जिम्मेदारी है, या इसमें हमारा भी कोई रोल है? सोचिएगा ज़रूर।